Okay, so I'm back again with some new video, and this is going to be a revision video for fire protection systems for the upcoming module examinations that we have on 27th and 28th. So I'll quickly just revise all the points that I've written down. I've jotted down from a particular book, and these are the most important points. Okay, so I'm just going through one by one for your revision as well as my revision at the same time. So what is fire protection? It includes fire detection as well as fire extinguishing. Okay, this same slide is available in the drive also, you can check it out. So fire protection is having two things. It will, first of all, it will detect the fire, and second of all, it needs to extinguish the fire. Okay, so both are very important things. Unless you detect, you cannot extinguish it, and if you detect, you cannot simply sit with that, you have to extinguish it as well. Okay, so both goes hand in hand. Next we have extinguishing system. दैट मे बी फिक्स टाइप और पोर्टेबल टाइप. ओके, एक होता है कि फिक्स टाइप जो एक सिस्टम में लगा हुआ है, जैसे इंजन के अंदर लगा हुआ है, एपीयू के अंदर लगा हुआ है, बैगेज कंपार्टमेंट के अंदर लगा हुआ है, फिर दूसरे कोई जगह के अंदर हो सकता है. ठीक है. पोर्टेबल क्या है? पोर्टेबल जो हैंड कैरी कर सकते हैं जो बॉटल्स हम लोग, उसको बोला जाता है पोर्टेबल बॉटल्स. ओके, नॉर्मली द पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर दैट वी नॉर्मली सी, जैसे इंजन रन जब होता है हम लोग उसको लेके खड़े हो जाते हैं इंजन के साइड में, फिर दूसरे कहीं जगह पे जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से एक्चुअली फायर को एक्सटिंग्विश किया जाता है, तो वो भी हो सकता है. ठीक है, दोज आर कॉल्ड पोर्टेबल. पोर्टेबल मतलब जिसको मूव कर सकते हैं एक जगह पे. देन देयर आर थ्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ फायर, द वेरी बेसिक थ्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ फायर, कि फायर कैसे लग सकता है. उसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला वाला जो है वो होता है कि हीट और स्पार्क. कोई भी फायर लगने के लिए आपको जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो कि हीट. आग अगर एक मिनिमम से मिनिमम उसका एक इनिशिएशन नहीं होगा, ठीक है, तो फिर वो आग कभी लगेगा ही नहीं. ठीक है, तो हीट हो सकता है, बहुत जोर मतलब बहुत ज़बरदस्त हीट होगा वो. ठीक है, दूसरा क्या होगा, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि एक स्पार्क हो सकता है, बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल होगा वो स्पार्क. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज समथिंग दैट विल सपोर्ट द बर्निंग. ठीक है, वो है ऑक्सीजन, सब लोगों को पता है. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कुछ बर्न होने के लिए तो कुछ चाहिए ना, कुछ मटेरियल तो चाहिए. वो मटेरियल क्या है? आइदर इट मे बी अ फ्यूल और एनी सब्सटेंस जिसके बारे में हम लोग पूछ रहे हैं कि ये जलने वाला है. जलने वाला कोई सामान भी चाहिए, है ना. तो जलने वाला सामान चाहिए, कोई सब्सटेंस चाहिए, वो फ्यूल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है, यू कैन कंसिडर द एंटायर एयरक्राफ्ट ऑल्सो. ओके, इनटू दिस. उसके साथ साथ ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा, और क्या ज़रूरत होगा? हीट या फिर स्पार्क, जो इनिशिएट करेगा फायर को. इन तीनों चीज़ में कोई किसी एक चीज़ को आप हटा दो तो फायर नहीं होगा. अब ऑक्सीजन को हटा दो, कट ऑफ कर दो, तो फायर अगर लगेगा भी तो बंद हो जाएगा. अगर नहीं लगा हुआ होगा तो नहीं लगेगा. ठीक है, अगर फ्यूल को हटा दो, सब्सटेंस को हटा दो जो जलने वाला है, तो फिर तो कभी आग लगेगा ही नहीं किसी भी चीज़ में. ठीक है, अगर चीज़ ही नहीं है तो आग कहाँ से लगेगा. और तीसरा क्या है कि हीट को हटा दोगे तो भी आग नहीं लगेगा. ठीक है, तो कोई भी एक चीज़ को हम लोगों को एक्सटिंग्विश करना है, तो हम लोग जिस चीज़ को यहाँ पे एक्सटिंग्विश हटा सकते हैं, ऑमिट कर सकते हैं, दैट इज़ आइदर वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ हीट. और अगर एक्सेसिव हीट का भी हो गया, जनरेट हो गया या कुछ हो गया, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. एक कोई तरीका हो सकता है हम लोगों का, जिसको डिटेक्ट करके हम स्टॉप कर सकते हैं. दूसरा क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन को कट ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्सटिंग्विशिंग में हम लोग नॉर्मली वही करते हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, कि आग लग गया तो फिर ऑक्सीजन को सबसे पहले रोको. ठीक है, जगह को ठंडा करो, ऑक्सीजन को रोको. तो क्या होगा, फिर ऐसा कोई सब्सटेंस वहाँ पे ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और मे बी सम अदर गैस, और मे बी सम अदर मटेरियल, जो क्या करेगा, वो आग पैदा होने से सिस्टम को रोक देगा. ठीक है, बचा देगा सिस्टम को बेसिकली. तो कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं. यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, जिसको हम लोग NFPA भी बोलते हैं. ठीक है, तो इन लोगों का काम क्या होता है कि कोई क्लासेस ऑफ फायर्स, इन लोगों ने क्या किया है कि कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं फायर्स का. तो 4 बेसिक क्लासेस हैं. फर्स्ट क्लास जो होता है वो होगा कि वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, ये सब होगा. कोई भी सेल्यूलस टाइप का, फाइबरस टाइप का क्रीम होगा तो उसमें जाएगा. अगर बी हुआ तो रिमेंबर दिट्स ऑल लिक्विड्स. ठीक है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिक्विड्स लाइक पेट्रोल, डीजल, ऑयल, पेंट, ATF, varnishes, then paint removers, primers, all these liquids. Okay, class C fire will be all electrical equipments and electrical types of fires. ठीक है, फिर डी में क्या है? डी में ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, ऑल द सॉर्ट्स ऑफ मेटल्स. इट मे बी स्टील ऑल्सो, carbon alloyed steels also, normal iron also. That may be
एनी टाइप ऑफ थिंग, एल्यूमिनियम भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। ऑल मेटल फायर्स विल बी डी। नाउ व्हाट आर द फायर जोन्स, तो कुछ जोन्स में भी डिवीजन है, ठीक है। तो पहला जो है द फायर जोन्स दैट आर वेरी प्रॉन टू कैच फायर आर द APU एंड द इंजन सेक्शन, बिकॉज वो हॉट सेक्शन होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आग तो अंदर होता ही है, ठीक है, जिसके कारण पे वो हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा हीटेड हो गया, कोई कारण ओवर हीट हो गया, तो फिर आग लग सकता है। फिर होता है कार्गो, कार्गो में सामान रहता है, बहुत डिफरेंट टाइप का सामान हो सकता है उसमें, तो उससे आग लग सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी सिस्टम क्या है, टॉयलेट्स में, टॉयलेट्स क्लोज रहते हैं, वहाँ पे अगर किसी ने कुछ स्मोकिंग कर लिया या दूसरा कुछ हो गया, क्लोज्ड चेम्बर्स रहते हैं, वहाँ पे फ्यूम्स पैदा हो सकता है, दूसरा कुछ हो सकता है, तो उसमें अगर हो गया तो क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, वो इजीली किसी को पता नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बंदा तो उसमें होता नहीं है, बंद ही रहता है नॉर्मली, वो दरवाज़ा बंद रहता है उसका, अंदर अगर कोई फायर वगैरह आ गया तो वो फैल सकता है जल्दी, ठीक है। तो लेबोरेटरीज मतलब टॉयलेट्स, ठीक है, तो टॉयलेट एरिया शुड बी समथिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्लेज दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि है तो बहुत कंप्यूटर और कंप्यूटराइज्ड लोकेशंस ओनली, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, हर कुछ जो भी है वहाँ पे सारा इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो कहीं पे हाई वोल्टेज भी है, कहीं पे लो वोल्टेज भी है, देयर आर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द वोल्टेजेस। फिर कहीं पे अगर ओवर हीट हो गया, कोई IC बर्न हो गया, कोई सर्किट जल गया, कुछ हो गया, तो उससे भी फैल सकता है। फिर क्या है आपका ई पॉइंट में व्हील वेल्स एरिया ऐसा होता है ना, वहाँ पे हमेशा हॉट हाई हीट रहता है, क्योंकि लैंडिंग के बाद या फिर आपका आप कह सकते हो कि वहाँ पे दूसरा जो है वो एक हाइड्रोलिक फ्लूइड्स हैं, ठीक है, लैंडिंग गियर के वहाँ पे जो फ्लेमेबल है, और व्हील भी प्रेशर में रहता है, और उसके अंदर अगर वो ये किया मतलब रोल किया ग्राउंड में, तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है, जल्दी, तो वो भी हीट प्रोड्यूस हो सकता है। तो व्हील एरियाज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी ये सब होने का चांसेस है, ठीक है। और ब्लीड एयर डक्ट बहुत गर्म होता है, बिकॉज इट रिमेन्स वेरी हॉट एंड इट सप्लाइज द हॉट एयर फ्रॉम द कंप्रेसर सेक्शंस ऑफ इंजन। तो ब्लीड एयर डक्ट भी एक सोर्स ऑफ हीट पैदा करने वाला कुछ एक सोर्स हो सकता है, जहाँ से अगर कोई हीट हॉट गैस लीक हुआ, तो फिर वो दूसरा कोई आसपास में जो भी सामान है या जो भी कवर्स हैं या कुछ भी है जो इतना हॉट स्पेस में नहीं रह सकता है, वो जल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बेसिक चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हो सकते हैं जिसमें फायर लगने का चांसेस। फिर क्लासेस ऑफ जोन्स डिपेंड्स ऑन द एयर फ्लो अक्रॉस। तो एक तो फायर का कितना टाइप्स है वो तो मैंने बोल दिया, ठीक है, A से D तक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्लास A से क्लास D का जोन्स है। क्लास A से क्लास D का जोन ये क्या है, ये है कि कौन से जगह का बात कर रहा है। यहाँ पे टाइप ऑफ फायर का नहीं बात कर रहा है कि किस में आग लगा है, इसमें बात कर रहा है कहाँ पे आग लगा है, ठीक है। तो क्लास A जोन में क्या है, एरियाज हैविंग हेवी एयर फ्लो, रेगुलर शेप्स, ओके, रेगुलर नॉर्मली जो शेप्ड एरियाज होते हैं एयरक्राफ्ट में, लेकिन वहाँ पे बहुत हेवी एयर फ्लो है, तो वो होगा क्लास A फायर जोन, जहाँ पे आप नॉर्मली फायर को बुझा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एयर है, लेकिन वो फैलने का चांसेस भी ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर होने से, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। फिर लेकिन ज़्यादा एक्सेसिबल होता है वो सब जगह, ठीक है। क्लास B जोन क्या होता है, एरियाज हैविंग हेवी एयर फ्लो विथ एरोडायनामिक क्लीनलीनेस। एक जगह होता है, ऐसा जगह हुआ कि इसमें भी हेवी एयर फ्लो है, लेकिन क्लीनलीनेस, एयरवर्दीनेस क्लीनलीनेस है, मतलब हवा आके वहाँ पे रुकेगा नहीं, निकल जाएगा हवा, ठीक है, क्लीन है जगह पूरा। फिर क्लास C में क्या है कि वेरी लो एयर फ्लो, जहाँ पे बहुत कम एयर फ्लो है, ओके। एंड क्लास D जोन क्या है कि ऑलमोस्ट नो एयर फ्लो, जैसे कोई ट्रैप्ड जगह हुआ, जैसे में कार्गो कंपार्टमेंट हो गया आपका, लेबोरेटरी हो गया, ठीक है, APU सेक्शन हो गया, एवियोनिक्स बे हो गया, ठीक है, जो क्लोज्ड होता है नॉर्मली, जहाँ पे इतना फ्लो नहीं होता है, ठीक है। दो एवियोनिक्स सेक्शन में एक फ़ैन रहता है उसको ठंडा करने के लिए, लेकिन फिर भी कंजस्टेड ही होता है जगह, ठीक है। क्लास A जोन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स मोर और डबल एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, देन अदर देन द एरियाज ड्यू टू हेवी एयर फ्लो। हेवी एयर फ्लो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आग लगने का चांसेस भी ज़्यादा है, लेकिन बुझाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एयर फ्लो होने से क्या होता है कि आप जब बुझाओगे ना आग को, तो वो हवा क्या करेगा, एजेंट्स को भी उड़ा के लेके चला जाएगा, तो एजेंट्स जाके जगह को अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या दूसरा कोई पाउडर हो गया, कोई फोम हो गया, कुछ भी हो गया, आप उसको स्प्रे करोगे, वो ज़्यादा हवा है वो उड़ा के लेके चला जाएगा उसको, ठीक है। तो हेवी एयर फ्लो जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग को मोर और डबल एक्सटिंग्विशर्स चाहिए, जो नॉर्मल एयर जगह से
काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लीकिंग शुड बी चेक्ड फॉर ऑयल्स एंड गैसेस। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स आर कंबस्टिबल इन नेचर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। देन साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स, बहुत जगह पे साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स रहते हैं कि बाहर के इंजन का जो साउंड है वो अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। दैट में सोक सम लिक्विड, ठीक है, वो थोड़ा एब्जॉर्बिंग टाइप का होता है, फोम जैसा, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे लिक्विड्स को। अगर कहीं पे लिक्विड लीक कर गया, फ्यूल हुआ, ऑयल हुआ, कुछ भी हुआ, देन दैट बिकम्स फ्लेमेबल, ठीक है, फ्लेमेबल बन जाते हैं वो लोग। तो वो देखना है कि कहीं से ऐसा लीक ना हो कि साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स या फोम टाइप ऑफ मटेरियल्स जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, स्पॉन्ज टाइप ऑफ मटेरियल्स, वो इसको एब्जॉर्ब ना करे लिक्विड्स को। नो फ्यूम्स और गैसेस वेपर्स शुड बी नियर दी हॉट चेम्बर्स। कोई भी हॉट चेम्बर हुआ वहाँ से कोई भी ऑयल या फ्यूल का वेपर पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो जल जाएगा फिर वहाँ पे। ऑक्सीजन कंप्रेस्ड, अगर ऑक्सीजन हुआ, कोई भी सिस्टम रहा, कोई भी सिलेंडर रहा एयरक्राफ्ट के अंदर में, दैट मे नॉट मिक्सड विद द ऑयल्स और द फ्यूम्स टू प्रोड्यूस फायर, ठीक है। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन में क्या होता है, ये जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा हेल्प करेगा बर्निंग में, ठीक है। जैसे ये जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं ना, इसमें भी लॉजिक वही रहता है। ये अपने सराउंडिंग से जब ये जलते हैं, कोई भी ह्यूज एक्सप्लोजिव हुआ, बॉम्ब हुआ या कुछ भी हुआ, ये जब जलते हैं, दे गैदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना हो सके लेते हैं ऑक्सीजन से, पूरे जगह को एकदम वैकेंट कर देते हैं अपने खुद जलने के लिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा ज़ोर से एक्सप्लोड करेगा और जितना ज़्यादा ज़ोर से फैलेगा आग। तो ये कंप्रेस्ड ऑक्सीजन वाला सिस्टम जहाँ जहाँ पे है जहाज़ में, हम लोग को ख्याल रखना है कि वहाँ पे ऑयल और ये फ्यूल या कुछ भी फ्यूम्स हो, ऑयल्स हो, गैसेस हो, वेपर्स हो, जो फ्लेमेबल है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और कभी भी वी शुड नॉट नेवर इंटरचेंज विथ एयर और ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन, उस जगह को हम लोग कभी भी दूसरे चीज़ से इंटरचेंज नहीं कर देना, ये भी ख्याल रखना है, ठीक है। इंटरचेंज करने से भी दिक्कत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे मान लीजिए कि इनर्ट गैस रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन रखा हुआ है या दूसरा कुछ रखा हुआ है, उसको हम लोग एयर से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे टायर्स में, व्हील्स के अंदर या लैंडिंग गियर्स के अंदर बहुत हॉट रहता है वो लैंडिंग करने के बाद, तो उसमें नाइट्रोजन यूज़ होता है। अभी पहले के टाइम पे नाइट्रोजन इतना अबंडेंट तरीके से हम लोग उसको सिलेंडर्स में मतलब प्रोसेस नहीं कर पाते थे, तो हम लोग नॉर्मली एयर ही यूज़ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में इतना ह्यूज इम्पैक्ट होता है, इतना हेवी एयरक्राफ्ट्स हैं, इतना हाई हीट प्रोड्यूस होता है लैंडिंग गियर के में, क्योंकि लैंडिंग गियर में जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज़ ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो इम्पैक्ट लैंडिंग गियर अपने अंदर लेता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट उसको रिलीज़ करता है, ठीक है। तो व्हील हो गया या लैंडिंग गियर हो गया, जो भी वो स्टार्ट हो या फिर वो व्हील हो, जो भी आप बोलोगे, इतना टेम्परेचर हाई रहता है उसका कि वहाँ उसमें अगर आप नाइट्रोजन नहीं डालोगे तो ऑक्सीजन डाल दोगे, सॉरी एयर डाल दोगे, तो क्या होगा, एयर में 21% ऑक्सीजन है, हम लोग को पता है। वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन उसको और अलाउ करेगा फायर क्रिएट करने के लिए वहाँ पे, ठीक है। तो जो होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है। सो दिस शुड नॉट बी इंटरचेंज, ये हम लोग को याद रखना है कि नाइट्रोजन की जगह पे हम लोग एयर नहीं डालेंगे, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन तो है ही लेकिन एयर में ऑक्सीजन भी है, तो जो हमको नहीं करना है। फिर टाइप्स ऑफ फायर डिटेक्टर्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है कि रेट ऑफ टेम्परेचर राइज, ठीक है, ये क्या करता है कि धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो धीरे धीरे उसको सेंस कर लेगा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, रेडिएशन सेंसिंग एलिमेंट। इसमें क्या होते हैं कि कोई भी रेडिएशन, अगर आप एक रेडिएशन छोड़ोगे, जैसे एक IR लाइट, इंफ्रारेड लाइट, आप उसमें जगह पे उसको मारोगे तो क्या होगा, एक इंफ्रारेड लाइट निकलेगा आपके उस LED से, निकलने के बाद उस जगह पे रहेगा, कंसंट्रेट होगा। तो उस एटमॉस्फेरिक स्पेस में अगर कोई भी पार्टिकल ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो गया या दूसरा कोई स्मोक पार्टिकल ज़्यादा हो गया, तो वो उसको सेंस कर लेगा, ठीक है। वो कैसे होगा, कैसे काम करते हैं, सारा मैं बता दूंगा, ठीक है। सारा सिस्टम नीचे आ रहा है, एक के बाद एक देखते रहो तो समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, ये रेडिएशन टाइप हुआ कि आप रेडिएट कर रहे हो कुछ चीज़, उससे आप सेंस कर रहे हो, ठीक है, जो बेसिकली लाइट के बेसिस पे हो रहा है काम। फिर स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स का काम वही होता है, सॉर्ट ऑफ उतना वैसा ही है कि वो एक सराउंडिंग एयर में अगर ज़्यादा स्मोक पार्टिकल्स आ गए एज़ कम्पेयर टू एयर पार्टिकल्स, उसको सेंस कर लेते हैं, ठीक है। फिर ओवरहीट सेंसर्स होते हैं कि कोई भी टेम्परेचर, जो एक टेम्परेचर मान लीजिए कि 200 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो 400 डिग्री हो गया तो उसको सेंस करेगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर होते हैं कि ज़्यादा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो आग लगने के बाद जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वो अगर एयर में एक पर्टिकुलर एक पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है उसको, PPM, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब हर 1 मिलियन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स में कितना पार्ट वो होना चाहिए, कितना मॉलिक्यूल्स उसका होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का या नाइट्रोजन का होना चाहिए या ऑक्सीजन का होना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए, उसका एक रेशियो रहता है, ठीक है। तो
1 मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स में अगर 4 या 5 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा मान लीजिए 10 हो गया, 12 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पता लग जाता है कि अरे यहाँ पे तो कुछ हुआ होगा, आग लगा होगा शायद, ठीक है। वो सेंसर सेंस कर लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, ठीक है। ऐसे ही कॉम्बस्टिबल मिक्सचर का डिटेक्टर्स हो सकते हैं। फिर आपका ऑप्टिकल डिटेक्टर्स होते हैं जो लाइट से, जैसे मैंने बोला रेडिएशन का भी वैसा ही है, तो लाइट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। फिर ऑब्जर्वेशन इज़ द लास्ट थिंग, ठीक है। कोई भी सिस्टम हो, एट लास्ट खुद का ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रू जो जहाज में काम कर रहे हैं, वेदर इट्स द पायलट और द केबिन क्रू, मेनली द केबिन क्रू बिकॉज ही और शी इज़ फ्लाइंग ऑल थ्रू आउट द एयरक्राफ्ट, सो they are rotating like from one part to the other part continuously. They are moving, these movement, within this movement if they come across anything, okay, so that they should report immediately. They should not just keep it within themselves और they should not ignore it. So खुद का ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एक सॉर्ट ऑफ डिटेक्शन ही है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। फिर होता है फास्ट डिटेक्टर्स। फास्ट डिटेक्टर्स का काम क्या होता है? फास्ट डिटेक्टर्स मेनली चारों टाइप का होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है रेट ऑफ टेम्परेचर राइज, जो बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। दूसरा होता है ऑप्टिकल सेंसर, जो लाइट से बना हुआ होता है, ठीक है, लाइट से काम करता है। तीसरा होता है न्यूमेटिक लूप, जो आपका गैस से काम करता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ गैस। और लास्ट होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जैसे ईजीटी प्रोब हो गया हम लोग का, जैसे होता है ना इंजन के पीछे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर का जो प्रोब होता है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप रहता है, 2 डिफरेंट मेटल का रहता है। 2 डिफरेंट मेटल क्या करते हैं, वो एक साइड रहता है कोल्ड साइड पे, एक रहता है हॉट साइड पे। तो एक साइड अगर ठंडा है, दूसरा साइड अगर गर्म हो जा रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा, एक वोल्टेज क्रिएट होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वोल्टेज का। तो ड्यू टू दैट एक्सेसिव हीट अ वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड विद इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के अंदर। वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका आप टेम्परेचर को सेंस कर सकते हो, ठीक है। क्या है नहीं है, ये 1 बाई 1 हम लोग आ जाएंगे, देखते हैं। फंक्शंस ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम में सबसे पहला है कि नो फॉल्स वार्निंग, कोई फॉल्स वार्निंग देना नहीं होगा, ठीक है। कोई फॉल्स वार्निंग आप नहीं दे सकते, ऐसा कोई सिस्टम आप नहीं बना सकते जो फॉल्स वार्निंग देगा। तो अगर वैसा हो गया, जो बिल्कुल कभी भी हो सकता है, अगर सिस्टम फेल कर गया तो उसको भी क्रॉस चेक करने का, वेरीफाई करने का उपाय है जहाज में, ठीक है। वो भी निकल जाता है इमीडिएटली कि वो ठीक दे रहा है या गलत दे रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए, तो ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा जो फॉल्स वार्निंग भी दे सकता है। दैट विल अननेसेसरीली क्रिएट अ पैनिक। फिर रैपिड होगा और एक्यूरेट होगा, ठीक है, जल्दी करेगा और एक्यूरेटली काम करेगा। एक्यूरेट इंडिकेशन देगा फायर बंद हो जाने का, इंडिकेशन ऑफ री इग्निशन, ठीक है, अगर फिर से जल गया तो उसका भी इंडिकेशन देगा। कंटिन्यूअस इंडिकेशन देगा जब तक जल रहा है और बंद नहीं हो गया है। डिटेक्शन सिस्टम टेस्टिंग करेगा। डिटेक्शन सिस्टम का जो काम है उसको टेस्ट भी करने के लिए एक प्रोविज़न होना चाहिए कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। उस आपको कब पता लगेगा? फायर जब लगेगा तब तक आप वेट थोड़ी ना करोगे, आपको तो रेगुलर उसको टेस्ट करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। कब फायर लगेगा, कब तब अगर काम नहीं किया तो आपको समझ में कैसे आ जाएगा, तो पूरा आग लग जाएगा, ठीक है। तो डिटेक्शन सिस्टम जो है उसको भी टेस्ट करने का एक उपाय होना चाहिए सिस्टम में। डैमेज रेजिस्टेंट होना चाहिए। कोई भी कारण में अगर कोई झटका लग गया, अननेसेसरी लोडिंग आ गया, अनलोडिंग आ गया, लोडिंग आ गया, तो उसके वजह से एयर लोड हो गया, फिर गस्ट विंड के कारण अगर कोई भी चेंजेस आया एयरक्राफ्ट में, दैट शुड नॉट बी हैम्पर्ड, ठीक है। तो यूनिट शुड बी एट इट्स प्रॉपर पोजीशन। लाइट इन वेट होना चाहिए। लाइट इन वेट तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट में कुछ भी फिट करोगे, कोई भी सिस्टम हो तो लाइट इन वेट होगा ही। फिर सर्किटरी ऑपरेटेड बाय एसी पावर, एयरक्राफ्ट पावर सॉरी। तो ऐसा होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट का जो खुद का पावर है उससे ऑपरेट होना चाहिए। दूसरा कोई पावर हम लोग यूटिलाइज़ करके अपना इकोनॉमी को ख़राब नहीं करेंगे, पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। एयरक्राफ्ट के पावर से वो चलना चाहिए। मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि हमेशा, क्योंकि वो ऑलवेज काम करेगा जब तक एयरक्राफ्ट चल रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉ कर लिया तो दिक्कत है, ठीक है। तो मिनिमम पावर होना चाहिए जब तक वो मैक्सिमम टाइम काम कर सकता है, ओके। कॉकपिट लाइट जो है और ऑडिबल वार्निंग जो है, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए कॉकपिट में, ठीक है। कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट आना चाहिए जो एक विजुअल इंडिकेशन रहेगा पायलट को। दूसरा क्या है कि ऑडिबल वार्निंग भी होना चाहिए उसके साथ साथ। अगर उन्होंने विजुअल लाइट को इग्नोर कर गए कोई कारण, सो एटलीस्ट ऑडिबल वार्निंग जो एक आवाज़ है बेसिकली, ठीक है, इट्स अ साउंड that will be produced like engine fire or APU fire, and it will continuously say engine fire, ठीक है, और APU fire, so just like that in the cockpit.
ये दो इंडिकेशन होना चाहिए ऑब्वियसली। एंड द लास्ट वन सेज दैट इंडिविजुअल डिटेक्शन सिस्टम, हर एक सिस्टम अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक सिस्टम फेल हो गया तो मतलब सारा सिस्टम है मेरे पास 10 सिस्टम है, लेकिन एक सिस्टम फेल होने से क्या हो रहा है कि बाकी का 9 सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। दैट शुड नॉट बी द थिंग, ठीक है। अगर 10 सिस्टम है तो दे शुड बी ऑल वर्किंग पैरेलली। अगर 2 खराब हो गया तो 8 कम से कम काम करना चाहिए, या 8 खराब हो गया तो कम से कम 2 काम करना चाहिए। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए, इंडिविजुअल सिस्टम। अब सीधे चले आते हैं थर्मल स्विच सिस्टम पे, ठीक है। थर्मल स्विच सिस्टम बहुत सिंपल सिस्टम है। ये ओवरहीट को भी डिटेक्ट करता है, फायर को भी डिटेक्ट करता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है ओवरहीट प्लस फायर, ठीक है। हीट सेंसिंग एलिमेंट क्या होते हैं? इट लीड्स अप दी इंडिकेशन लाइट। हीट सेंसिंग एलिमेंट क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो स्विच है वो बंद हो जाएगा। जैसे स्विच बंद हो जाएगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा? वो इंडिकेशन लाइट जो है उसको ऑन कर देगा, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन पे रहते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि एक खराब हुआ, जो मैंने अभी बोला, एक खराब हुआ तो बाकी काम करेगा, ठीक है। लेकिन वो जो बल्ब है ना, जो जलेगा बेसिकली, जो इंडिकेशन देगा, उसके साथ सारे सीरीज़ में लगे हुए होते हैं कि कोई भी एक जल गया तो बल्ब हो, कोई भी एक अगर बंद हो गया थर्मल स्विच तो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। वो सीरीज़ में होता है बल्ब के साथ सारे। ये नीचे एक पिक्चर है, आप देख सकते हो, ठीक है। होता तो है सारा पैरेलल, लेकिन सारे बल्ब के साथ सारा सीरीज़ में रहता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इफ़ एक दूसरा चीज़ भी हो सकता है कि हर एक बल्ब अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 लाइट फॉर ऑल स्विचेस और ईच स्विच विथ 1 लाइट, ऐसा भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है। कि एक ही लाइट है, अलग अलग आपका डिटेक्टर्स हैं, कोई भी एक डिटेक्टर काम करेगा तो लाइट जलेगा। दूसरा क्या हो सकता है, राइट साइड के पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, बहुत सारे डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, और मतलब थर्मल स्विचेस हैं, और सारे थर्मल स्विच का अलग अलग इंडिविजुअल लाइट भी है, ठीक है। इंडिविजुअल एरिया पे अलग अलग लाइट भी जल सकता है। इससे एक चीज़ और पता लग सकता है कि कौन से जगह पे कौन सा, आपको पता है तो उस लाइट के नीचे अगर ये लिखा रहेगा कि ये इस जगह का है, तो अगर केबिन का अगर थर्मल स्विच बंद हो गया तो हम लोग को पता लग जाएगा कि केबिन में फायर है। अगर कार्गो का बंद हो गया थर्मल स्विच तो हम लोग को पता लग जाएगा कि कार्गो में फायर है, ठीक है। चलिए, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू देन दिस स्विचेस विल क्लोज एंड दे विल ग्लो द लाइट, ठीक है। लाइट को जला देंगे अगर टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर देन सर्टेन वैल्यू। सम लाइट्स आर पुश टू टेस्ट लाइट्स। So push to test lights are what? That testing provision should also be given to some systems we know. So there are certain lights which if you push, okay, certain lights which if you push, so वो push करते ही आपको पता लग जाएगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। You can instead of waiting for the fire to take place, आप खुद भी उसको टेस्ट कर सकते हो। So some lights can be push to test type of lights. So there are switches in the cockpit which can actually test the thermal detection system. Then you have got a test switch which is used to test the circuit. Okay. जो भी मैंने बोला. So next you have a test relay is additionally used. A test relay is additionally used, which is a safety feature. Okay. Test relay is additionally used, which is a safety feature. Means for any reason, if the test switch is not working, then the test relay may work. Okay, that is an extra feature that is given. Then there is a dimming relay also. Dimming relay का काम क्या है? By the name we can understand it is used to invoke a resistor. इसमें एक resistor लगा हुआ होता है जिसका काम क्या रहता है कि ये सर्किट का जो लाइट्स है ना उसको धीरे धीरे डिम कर देंगे, ठीक है, धीरे धीरे डिम कर देंगे, उसका काम होता है। तो डिमिंग भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो ऑन नहीं रहेगा। तो जब मैक्सिमम पावर से मैक्सिमम लाइट प्रोड्यूस तब होगा जब सबसे ज़्यादा अलर्ट का सिचुएशन है, ठीक है। अगर नहीं है तो धीरे धीरे वो डिम भी हो जाएगा। फिर थर्मोकपल सिस्टम क्या है? थर्मोकपल सिस्टम में इट्स अ रेट ऑफ टेम्परेचर राइज टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। जो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मोकपल भी धीरे धीरे अपना जो मिली वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं थर्मोकपल्स, ठीक है, अपने अंदर। अगर हीटेड होंगे तो थर्मोकपल्स में क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप का मेटल एक साथ चिपके हुए होते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट उनका कोल्ड बनता है, कोल्ड सेक्शन में रहता है, कोई दूसरा वाला पॉइंट रहता है हॉट सेक्शन पे। हॉट सेक्शन पे जो रहेगा वो हो जाएगा सेंसर। अगर वहाँ पे हीट बढ़ गया, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, अगर वो हॉट सेक्शन पे हीट बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो कोल्ड सेक्शन और हॉट सेक्शन की ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण इन दोनों मेटल के बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो प्लस और माइनस से मैंने डिनोट किया है। तो ये वोल्टेज क्या करेगा, ये वोल्टेज बेसिकली हम लोग सेंस कर लेंगे और हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज कितना है। ये एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर चला गया इसका मतलब है कि ओवरहीट हो गया।
उससे भी ज़्यादा चला गया, इसका मतलब है कि फायर हो गया, फायर लग गया। ठीक है, इसमें क्या क्या है, एक डिटेक्टर होता है, एक अलार्म होता है एक कॉकपिट के लिए, और दूसरा होता है कि एक टेस्ट सर्किट भी होता है उसको टेस्ट करने के लिए। तो रिले बॉक्स में क्या क्या होते हैं, सेंसिटिव रिले होता है और स्लेव रिले होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सेंसिटिव रिले का काम क्या है और स्लेव रिले का काम क्या है। दो रिले होते हैं इसमें। सेंसिटिव रिले का काम होता है कि सेंस करना, ठीक है, और स्लेव रिले का काम होता है सेंस करने के बाद वो स्लेव रिले को ऑन कर देता है कि भाई मैंने सेंस कर लिया है, फायर आ गया है अब या ओवरहीट हो गया, अब स्लेव रिले को वो ऑन कर देगा। स्लेव रिले जैसे ही ऑन हो जाता है, स्लेव रिले क्या करेगा, लाइट को जला देगा। ठीक है, स्लेव मतलब क्या होता है कि ये इट वर्क्स ऑन समबडीज कमांड, किसी के बोलने से वो काम करता है, वो होता है स्लेव। तो स्लेव रिले का काम क्या है, सेंसिटिव रिले उसको जो बोलेगा स्लेव वही करेगा। तो सेंसिटिव मतलब जो सेंस कर रहा है, ऐसे आप याद रखो, और स्लेव रिले वो है जो बेसिकली स्लेव जैसा काम कर रहा है, लाइट को जला रहा है। सेंसिटिव रिले उसको बोल रहा है कि हाँ मैंने सेंस कर लिया है, इट्स अ फायर और इट्स एन ओवरहीट, नाउ यू ग्लो द लाइट। तो फिर वो क्या करेगा, स्लेव रिले वो जाके सर्किट को कंप्लीट कर देगा अपना काम करने के बाद, फिर लाइट जल जाएगा। ठीक है, और एक थर्मल टेस्ट यूनिट भी होता है इसमें कि अगर हीटेड सेक्शन को अगर टेस्ट करना है हम लोगों को तो हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड इट में कंटेन 1 to 8 सर्किट्स, 1 से 8 सर्किट तक हो सकता है। ठीक है, ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द वंस विच आर हैविंग द चांसेस ऑफ प्रोबेबल DGCA क्वेश्चंस टू कम फ्रॉम। थर्मोकपल कंट्रोल्स में रिलेज होते हैं, एंड एज आई ऑल टोल्ड यू कौन से रिले का क्या काम है। ठीक है, दे आर जस्ट नो दिस मच, द थर्मोकपल्स आर इन सीरीज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ सीरीज में रहते हैं थर्मोकपल्स। ठीक है, पैरेलल नहीं रहते, सीरीज में रहते हैं। ओके, थर्मोकपल्स आर मेड अप ऑफ क्रोमिल एंड कांस्टेंट टन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक मेटल होता है क्रोमिल, दूसरा होता है कांस्टेंट टन। ओके, ये अलॉयज है बेसिकली। ओके, वन एंड इज इन हॉट एरिया, अनदर वन इज इंसुलेटेड डेड एयर स्पेस में रहता है जो ठंडा रहता है, कोल्ड स्टेज पे रहता है जो। और मेटल केज के अंदर इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इट। मेटल केज जो हॉट सेक्शन है उसके अराउंड पे एक मेटल केज रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो टूट ना जाए, क्योंकि बहुत छोटा होता है और बहुत लाइट होता है, मतलब उतना स्ट्रक्चर इतना हार्ड नहीं होता है, इतना रफ एंड टफ स्ट्रक्चर नहीं है कि मतलब टूटने का चांसेस है उसमें। ठीक है, तो मेटल केज के अंदर रहता है वो, जिससे कि सेंस भी हो जाएगा और हम लोग का वो टूटेगा भी नहीं। थर्मोकपल्स प्रोड्यूसेस वोल्टेज, रिमेंबर दैट इट इज़ इन मिली वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या है कि वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ करंट ग्रेटर देन इफ द वोल्टेजेस, वो वोल्टेज प्रोड्यूस होने के बाद थर्मोकपल में अगर वो मिनिमम 4 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर कर दिया करंट को प्रोड्यूस, तो सेंसिटिव रिले फिर बंद हो जाएगा। वो क्या करेगा, स्लेव रिले को पावर अप कर देगा, फिर स्लेव रिले क्या करेगा, कॉकपिट पे लाइट को जला देगा। ठीक है, तो कब काम करेगा सिस्टम, जब वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज एक करंट प्रोड्यूस करेगा सिस्टम में, कितना, मिनिमम 4, इट शुड बी मोर देन 4 मिली एम्पियर। अगर 4 मिली एम्पियर हो गया तो सेंसिटिव रिले अपना क्लोज हो जाएगा, क्लोज मतलब सर्किट को कंप्लीट कर देगा, स्लेव रिले को पावर अप कर देगा। स्लेव रिले जैसे पावर अप हो जाएगा, फिर स्लेव रिले लाइट के जो सर्किट है उसको क्लोज कर देगा, तो लाइट जल जाएगा कॉकपिट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज लेस देन 5 ओम्स। ये पूरे सर्किट में ना 5 ओम्स के नीचे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, वरना ये काम ठीक से नहीं करेगा। ठीक है, वरना ये ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग मिली वोल्ट से काम कर रहे हैं ना, इट्स वेरी 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 लेस। तो अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ तो ये मिली वोल्ट, मान लीजिए फायर आ भी गया है, सेंस भी कर लिया, लेकिन वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण 5 ओम से ज़्यादा हो गया, 10 ओम हो गया, 15 ओम, 20 ओम हो गया, तो ये मिनिमम जो वोल्टेज है ये मूव नहीं करेगा सर्किट में, तो वो कोई भी रिले को ऑन नहीं करेगा, कोई भी रिले काम नहीं करेगा। हालांकि फायर है लेकिन फिर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए रेजिस्टेंस शुड बी 5 ओम और लेस, उससे जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। स्लेव रिले कॉइल्स चार्जेस आर एब्जॉर्ब्ड बाय ए रेजिस्टर। तो ये स्लेव रिले का जब काम हो गया, फिर वो एक रेजिस्टर है जो लोड जैसा काम कर रहा है, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारे चार्जेस को, कि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि वो रिले बंद होने के टाइम कोई या खोलने के टाइम उसमें से कोई आर्क ना प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिक आर्क नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे वो फिर से ऑफ हो जाएगा उस टाइम एक आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे वेल्डिंग में होता है ना, हम लोग हटा लेते हैं वेल्डिंग से टॉर्च को, तो फिर क्या होता है कि एक आर्क प्रोड्यूस होता है वेल्डिंग में, तो यहाँ भी हो सकता है आर्किंग ना हो, इसलिए वहाँ पे एक रजिस्टर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो रजिस्टर में चले जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया कंटिन्यूस लूप सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूस लूप सिस्टम में क्या है, इट कवर्स ऑलमोस्ट अ बिग एरिया, कंप्लीट कवरेज होता है उसमें, ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ यूज्ड इन इंजन एंड व्हील बेल्स एरियाज, ठीक है। लंबे तार जैसे होते हैं और चारों जगह पे लगा हुआ होता है, कोई भी एक जगह पे कुछ भी आ गया तो सेंस कर सकते हैं वो। दो टाइप का होता है नॉर्मली, एक होता है थर्मिस्टर टाइप का होता है, एक होता है न्यूमेटिक टाइप का, न्यूमेटिक प्रेशर डिटेक्टर टाइप का होता है, ठीक है। थर्मिस्टर टाइप में दो टाइप आते हैं, एक होता है किडी सिस्टम, एक होता है फेनवॉल सिस्टम। और न्यूमेटिक में आता है लिंडबर्ग सिस्टम। लिंडबर्ग सिस्टम से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि लिंडबर्ग सिस्टम का और दूसरा भी नाम है, लेकिन ये नाम से कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। एक होता है कि सिस्टर्न डोनर का, ठीक है, कंपनी के मैन्युफैक्चर के नाम के ऊपर आता है। और रिसेंटली एक आ गया है, उसका नाम है मेगिट सेफ्टी सिस्टम, ठीक है। लिंडबर्ग का ये सब ऑल्टरनेट नाम्स है। नॉर्मली लिंडबर्ग इज़ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ सिस्टम इन न्यूमेटिक, अगर न्यूमेटिक सिस्टम हुआ तो। अगर थर्मिस्टर टाइप हुआ जिसमें टेम्परेचर के बेसिस पे रेजिस्टेंस वेरी करेगा, इसलिए थर्मिस्टर मतलब थर्मल रेजिस्टर एक साथ काम करता है वो। थर्मल रेजिस्टर एक साथ उसका काम कर सकता है वो, इसलिए उसका नाम है थर्मिस्टर। कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो मतलब थर्मली उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ सकता है या घट सकता है, टेम्परेचर घटेगा तो उसका रेजिस्टेंस घट सकता है या बढ़ सकता है। ऐसा कोई मटेरियल से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बना हुआ है उसको थर्मिस्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डायट टाइप ऑफ अ थिंग, सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ अ थिंग। वो सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, वो सिस्टम होता है केडी सिस्टम में या फेनवॉल सिस्टम में, ठीक है। अब ये तीनों सिस्टम क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं ये पिक्चर में क्या है। पिक्चर में देखिए बाहर एक इंकोनेल का ट्यूब है, ठीक है, हार्ड ट्यूब है। उसके अंदर है कि निकल का वायर, ठीक है। और बीच में क्या है, सॉल्ट है, पूरा सॉल्ट फील्ड है। तो दोनों के बीच में आउटसाइड का वो जो कोटिंग है, जो मेश है इंकोनेल ट्यूब का, और अंदर में जो वो वायर है, ट्यूब और वायर के बीच में पूरा सॉल्ट है, ठीक है। अब ये कौन सा सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, यूटेक्टिक सॉल्ट बोला जाता है इसको। अब यूटेक्टिक सॉल्ट होता क्या है, ये बेसिकली होता है वो थर्मिस्टर का काम करता है, ठीक है। जब जो मैंने अभी बोला कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो कैसे करता है कैसे नहीं करता है देख लेते हैं हम लोग। तो फेनवॉल सिस्टम में सबसे पहले आते हैं, इसमें क्या है कि इंकोनेल का एक ट्यूब रहता है बाहर, ठीक है। इंकोनेल इज एन एलॉय एंड फिर उसके बीच में रहता है एक निकल का वायर, ठीक है। बहुत बहुत एकदम सेंटर में रहता है। इन दोनों के बीच में रहता है यूटेक्टिक सॉल्ट फील्ड हुआ, ठीक है। अब सॉल्ट है तो हम लोग को पता है कि ये नॉर्मली तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाएगा, है ना, इंसुलेटर का जैसा काम करेगा। ये दो जो बाहर का इंकोनेल ट्यूब है और बीच में ये जो हमारा ये वाला जो सेंटर में जो इलेक्ट्रोड जैसा जो वायर निकला हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है, लेकिन होगा कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्ट बिकम्स कंडक्टिव, ठीक है। यही है। ओके, सो इसमें क्या है कि इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो ये सॉल्ट क्या करेगा, ये सॉल्ट हो जाता है कंडक्टिव। अब तक क्या था, इंसुलेटिव, कुछ नहीं हो रहा था। अब ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये बाहर वाला और बीच का, ठीक है, इसके बीच में ये जो सॉल्ट है ये अगर कंडक्टिव हो गया तो क्या करेगा, ये करंट को फ्लो करने देगा, है ना, फ्रॉम द वेयर टू द आउटर ट्यूब। तो इस वेयर को हम लोग क्या करते हैं, इस वेयर में से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास करना मतलब पास करेंगे सेंटर वेयर से। तो क्या होगा, जब ये जो यूटेक्टिक सॉल्ट है, ये यूटेक्टिक सॉल्ट जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यूटेक्टिक सॉल्ट जो है वो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब अभी वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। अगर वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा तो क्या होगा कि सेंटर का जो वायर है इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था, नाउ दैट विल लीक टू द आउटर ट्यूब, ठीक है, इनकोलिन ट्यूब की तरफ भागेगा। उससे क्या होगा कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बीच से जो आ रहा था वो बाहर के ट्यूब में जैसे ही चला जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यही है सिंपल लॉजिक इसका, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो रिले को ऑपरेट कर देगा, फिर रिले क्या करेगा, एक लाइट को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब ये सिस्टम में अगर मल्टीपल ब्रेक्स रहा, ये जो लूप है कंटिन्यूस लूप जैसा जो है, ये तो बहुत लंबा होता है। तो अगर इसमें मल्टीपल ब्रेक हो गया तो प्रॉब्लम क्या है कि वो कॉज हो सकता है, वो एक फॉल्टी सिस्टम बना सकता है, ठीक है। अब उसको हम लोग को इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, तो तब हम लोग को उस लूप को रिप्लेस करना होगा, ठीक है। अब आते हैं किडी सिस्टम में। किडी सिस्टम में क्या है, दो वायर है बीच में, ठीक है, बीच में दो वायर है।
एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव, और बाहर का वही इनकोनल ट्यूब अभी भी है, ठीक है। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, दोनों साइड बाय साइड है, बाहर वो इनकोनल ट्यूब है और वही सेम चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वन वायर इज़ ग्राउंडेड, एक नेगेटिव है, और एंड द अदर वन इज़ कनेक्टेड टू पावर, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज थर्मिस्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, उसके बीच में वही सॉल्ट वाला सेम सीन है, तो उसका जो थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इट इज़ सेंस्ड बाय कंट्रोल यूनिट, वो सेंस कर लेगा कि इफ दिस गोज डाउन बिलो अ सर्टेन लिमिट देन ओवर हीट इंडिकेशन विल बी गिवन, ठीक है। तो 10 सेकेंड टाइम डिले इज यूज्ड फॉर ओवर हीट, above a certain set value the resistance at higher temperature fire warning pops up, okay। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये दो जो वायर है ना, इसके बीच में क्या है, पूरा फील्ड अप है वही सॉल्ट से, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, एक है नेगेटिव, एक दूसरा है पॉजिटिव, एक से आ रहा है आपका करंट, दूसरे में कुछ नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये जो इसका जो इंसुलेटिव नेचर है वो हो जाएगा कंडक्टिव, ठीक है। रेजिस्टेंस गिर जाएगा, कंडक्टिव हो जाएगा, एक वायर से दूसरे वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चालू कर देगा क्योंकि साइड बाय साइड है, फिर सर्किट को कंप्लीट कर देगा। प्लस से माइनस में जैसे ही चला गया आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, वो क्या करेगा, वही किसी रिले को मूव करेगा या फिर लाइट को ऑन करेगा, ठीक है। सिंपल जैसा पहले सिस्टम में था, यहाँ पर भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ओवर हीट हुआ, ये ओवर हीट को भी डिटेक्ट करता है, ये फायर को भी डिटेक्ट करता है। तो पहले तो होगा ओवर हीट, फिर होगा फायर, ठीक है। तो पहले जब ओवर हीट होगा, जैसे जब हीटिंग जब चालू होगा, जब बढ़ेगा हीट धीरे धीरे, तो तभी इसको सेंस कर लेगा। उसमें सब पहला वाला जो साइन आएगा आपके पास वो आएगा ओवर हीट का, ठीक है। कोई भी एक सिस्टम में इंजन ओवर हीट ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा, फिर आ जाएगा, अगर उसको हम लोग इग्नोर कर गए तो आ जाएगा इंजन फायर, ठीक है। तो इंजन ओवर हीट में एक 10 सेकेंड्स का एक डिले होता है, ठीक है। ये डिले क्यों होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ओवर हीट को सेंस करता है कि एक्चुअली ये मैसेज देना चाहिए सिस्टम में कैप्टन के पास या फिर नहीं देना चाहिए, वो सोचता है, उसको टाइम दिया जाता है थोड़ा, ठीक है। वो टाइम डिले लेगा, लेने के बाद फिर वो क्या करेगा, ओवर हीट को जैसे सेंस कर लिया, फिर वो सोचेगा कि अरे ये सच में ओवर हीट हो रहा है तो ना, अगर हो रहा है तो फिर मैं इस मैसेज को सेंड करता हूँ कॉकपिट में कि इट इज़ नाउ, सो इट टेक्स 10 सेकेंड्स फॉर दैट, वो खुद डिसाइड करता है 10 सेकेंड में। फिर जब ये सर्टेन वैल्यू से भी ऊपर चला जाएगा तब जाके फायर वार्निंग मैसेज पॉपअप करेगा स्क्रीन में, पॉपअप मतलब वो स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है, कि जो सेट वैल्यू था उससे भी हायर हो गया अभी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमाइंस वेदर इट्स अ शॉर्ट सर्किट और अ फायर। तो ये रेट जो है, वाई वी से दैट इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो हम लोग ओवर हीट समझेंगे उसको। अगर फटाक से टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत जल्दी टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब है कि फायर है, क्योंकि फायर में ही एक टेम्परेचर इतना जल्दी बढ़ सकता है। तो ये जो टेम्परेचर चेंज होने का जो रेट है, ये रेट अगर वेरी करेगा, और तो ये रेट वेरी करेगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा अकॉर्डिंगली। अगर जल्दी से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी जल्दी से डाउन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे डाउन होगा, ठीक है। तो ये सेंस करेगा सिस्टम, और फिर सिस्टम हम लोग को मैसेज देगा कि शॉर्ट सर्किट है या फिर फायर है, ठीक है। जल्दी हो गया तो फायर है, धीरे धीरे होगा तो शॉर्ट सर्किट है या फिर मतलब ओवर हीट है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट नहीं है, ओवर हीट है। तो दिस सिस्टम ऑल्सो सप्लाइज नेसल टेम्परेचर डेटा। इंजन के चारों साइड पे जो डेटा है, मतलब इंजन के चारों साइड पे जो पेरिफेरियल जो टेम्परेचर होता है इंजन के चारों साइड पे नेसल में, वो जो सी डक्ट्स होते हैं दोनों साइड पे इंजन का, काउलिंग बेसिकली जिसको बोला जाता है, बोल सकते हो, उसके चारों साइड का टेम्परेचर देता है टू द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम, एम्स को भेजता है। एयरक्राफ्ट में एक इन फ्लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है जो हर एक चीज़ को मॉनिटर करता रहता है हमेशा, उसमें भेजता है कि भाई अभी इतना टेम्परेचर है, ये अगर ठीक लगता है तो सही है, नहीं है तो तुम कैप्टन को बताओ। दैट्स द लॉजिक। फिर आगे आपका सेंसिंग एलिमेंट पार्ट। अब सेंसिंग एलिमेंट पार्ट में क्या है, सेंसिंग एलिमेंट पार्ट में टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। इनकोनल ट्यूब इज श्राउडेड बाय स्टेनलेस स्टील ट्यूब। इनकोनल ट्यूब के चारों साइड पे एक छेद किया हुआ, परफोरेटेड जिसको बोला जाता है, छेद होता है उसमें। वो इनकोनल ट्यूब के बाहर भी एक स्टेनलेस ट्यूब का एक केज जैसा रहता है ताकि इनकोनल ट्यूब ना डैमेज हो जाए, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स इट। एंड द इनर ट्यूब इज प्लेस्ड विद टेफ्लॉन इम्प्रेग्नेटेड एस्बेस्टस बुशिंग एट इंटरवल्स। तो ये हो गया आपका, ये बाहर वाला, ये जो छेद वाले जो देख रहे हो ना डायग्राम में, ये हो गया आपका बाहर का परफोरेटेड ट्यूब। फिर उसके बीच में रहता है आपका एक्चुअल लूप, ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है
जिसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, बाहर का ये परफोरेटेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब, और कोई काम नहीं है उसका, वो बस उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। काम जो कर रहा है वो अंदर वाला इनकोनल ट्यूब के अंदर में जो है, और वही काम कर रहा है। और ये बुशिंग्स देख सकते हो आप, ठीक है, ये सेंटर में ये बुशिंग्स क्या होता है, एस्बेस्टस का बनना होता है, टेफ्लॉन इम्प्रेग्नेटेड एस्बेस्टस। टेफ्लॉन और एस्बेस्टस को जोड़ के हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इस जगह पे रोक के रखेगा ये दोनों चीज़ को, आप मतलब आपस में मूव नहीं करने देंगे, अंदर वाला इनकोनल ट्यूब को और बाहर का स्टेनलेस स्टील ट्यूब को रोक के रखेंगे एक जगह पे, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ एयर्स। शॉर्टर सेंसिंग लेंथ जब होगा, इट रिक्वायर्स मोर रेजिस्टेंस ड्रॉप। यूजुअली 28 वोल्ट डीसी इज यूज्ड इन ऑल दिस सिस्टम्स, ठीक है। एंड कंट्रोल्स एंड सेंस्ड बाई डिटेक्टर कंट्रोल यूनिट। इसमें DCU आता है, डिटेक्टर कंट्रोल यूनिट, जो ये 24 वोल्ट DC जो एक लाइन से आएगा, फिर दूसरे वायर में जब जंप करेगा टेम्परेचर बढ़ने का, जो मैंने अभी बोला आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जो भी मूवमेंट होगा, तो उसको ये डिटेक्टर कंट्रोल यूनिट सेंस करेगा। फर्स्ट लेवल ऑफ एनालॉग सिग्नल जो है कि लो सिग्नल जो है, इज यूज्ड फॉर ओवरहीट एंड द हायर वैल्यू इज यूज्ड फॉर फायर, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये कन्वर्शन भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिस्प्ले में जो हम लोग शो करेंगे ना, वो हम लोग तो एनालॉग, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये तो हम नहीं शो कर सकते, हम लोग को डिजिटल में शो करना पड़ेगा। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन भी होगा वहाँ पे। टू वायर्स शुड रीड द सेम एंड दस डिटेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो चेक, ठीक है। तो अगर कोई भी पैरेलल सिस्टम रहा तो उसके दो जो वायर्स हैं, तो वो दो वायर्स में सेम डेटा आना चाहिए, तभी जाकर हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा सिस्टम मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फायर है या फिर ओवरहीट है, जो कि एक्चुअली नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो दोनों में ही आना चाहिए, अगर नहीं है तो दोनों में ही नहीं आना चाहिए। दैट्स द लॉजिक। ओके, एलिमेंट्स फंक्शन प्रॉपरली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन होता है एक, ठीक है। शॉर्ट सर्किट है या नहीं है सिस्टम में, फायर लगने से पहले ही शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फायर लगने से पहले ही हम लोग को इंडिकेशन आ जाएगा फायर का, तो वो एक होता है। फॉल्ट डिटेक्शन यूनिट उसके अंदर रहता है। फिर डुअल लूप सिग्नलिंग होता है, उसमें क्या होता है कि मोर रिलायबल होता है वो। इफ़ वन लूप फेल्स एंड द कॉकपिट सिलेक्टर स्विच क्या करेगा, ऑटोमेटिकली दूसरे को एक्टिवेट कर देगा एंड एयरक्राफ्ट कैन बी रिलीज्ड। तो उसमें एंड लॉजिक होता है। एंड लॉजिक मतलब कि अगर ये नहीं है तो वो होगा, अगर वो नहीं है तो ये होगा। एंड लॉजिक पे काम करता है वो। तो इफ़ वन लूप फेल्स इन फ्लाइट, फॉल्ट इंडिकेशन एक्टिवेट्स दी कॉकपिट। कॉकपिट को बता देता है कि लूप एक तुम्हारा फेल हो गया है, ठीक है। देन CSS अलाउज क्रू टू एक्टिवेट। कॉकपिट से जो आपका क्रू का जो ये रहता है, कंट्रोल पैनल रहता है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप क्रू एक्टिवेट कर सकता है अदर लूप को, कि अगर एक ख़राब हो गया तो दूसरे को एक्टिवेट कर दो, क्योंकि कोई ना कोई एक लूप को तो आपको रखना पड़ेगा जब तक अप्लाई कर रहे हो, है ना। वरना वो कौन सा वाला लूप सेंस करेगा। एक ख़राब हो गया तो दूसरा, रिलायबिलिटी की बेसिस पे आपको दूसरा वाला भी रखना होगा। फिर ऑटोमेटिक सेल्फ इंट्रोगेशन कर सकता है आपस में एक दूसरे के साथ, कि ये मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ, पढ़ लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ऑटोमेटिक सेल्फ इंट्रोगेशन मतलब दो लूप आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं वाया कंप्यूटर्स, कि अगर एक ने कुछ डिटेक्ट किया, ठीक है, मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, दूसरा वाला भी अगर सेम चीज़ डिटेक्ट किया तो ठीक है। अगर कोई एक ने डिटेक्ट किया है लेकिन दूसरा वाले ने कुछ नहीं किया, तो फिर पहला क्या किया जाएगा, एक को जो डिटेक्ट किया उसको बंद किया जाएगा, दूसरा वाला जो है उसको चालू किया जाएगा। उसको बोला जाएगा कि भाई तुम डिटेक्ट करो। तुम्हारे पास से अगर कोई सवाल आंसर आता है कि हाँ ठीक है तुमको भी कुछ मिला है, तो फिर समझ में आ जाएगा कि कुछ है। अगर पता चला कि तुमको कुछ नहीं मिला, क्योंकि दूसरा वाला सिस्टम में भी कुछ ना कुछ फायर का इंडिकेशन आना चाहिए था, अगर सच में फायर है। अगर फायर है ही नहीं, दूसरा वाला सिस्टम में कोई भी फायर नहीं है, तो फिर इसको माना जाएगा कि ये ख़राब है, ठीक है। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि अगर दूसरा वाला सिस्टम जो आपका जो खराब, जो उसके बेसिस पे इसको ख़राब बोल रहे हो, वो भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ इंट्रोगेशन वाला पॉइंट है ना, ये आपस में ये एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं, हमेशा ऑटोमेटिकली करते हैं, इसको खुद को नहीं करना पड़ता है। एंड फिर फाइनली रिलायबिलिटी बेसिस पे जो होना चाहिए वही भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेनलेस स्टील शाउट जो रहता है बाहर, जो इट प्रोवाइड सपोर्ट्स, इट प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी, इजी मेंटेनेबिलिटी भी होता है, एंड माउंटेड इनसाइड इंजन्स विद सिंपल अटैचमेंट्स के साथ। ये जो लूप्स हैं
ये बहुत सिंपल अटैचमेंट के साथ अलग एपीयू सेक्शन पे, डोर्स पे, फिर इंजन के डोर्स पे लगे हुए होते हैं, साइड्स पे, इंजन के साइड्स पे भी लगे हुए होते हैं। फायर डिटेक्शन कंट्रोल जो है कैन सेंस द रेजिस्टेंस एंड अलार्म सर्किट इज एक्टिवेटेड, ठीक है, रेजिस्टेंस को सेंस करता है और क्या करता है, अलार्म सर्किट को एक्टिवेट कर देता है। उसके अंदर में प्रोग्राम कार्ड्स रहते हैं जो बेसिकली ये सब डिफरेंट काम को करने के लिए हेल्प करता है। प्रोग्राम कार्ड्स, उसमें प्रोग्रामिंग किया होता है कि इतना टेम्परेचर पे इतना करना है, इतना रेजिस्टेंस पे इतना दिखाना है, ये सब करना है, ठीक है। एपीयू एंड इंजन फायर डिटेक्शन एग्जीक्यूटिंग सिस्टम्स में ये सब रहते हैं। यूजुअली हार्मेटिकली एक सील्ड एल्यूमिनियम बॉक्स रहता है जिसके अंदर ये पूरा कंट्रोलर रहता है, ठीक है। हार्मेटिकली सील्ड मतलब उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, कोई लिक्विड, कोई कुछ भी नहीं जा सकता, उसको आप फेंक भी दोगे टूटेगा नहीं, ऐसा टाइप का एक बॉक्स है, ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको सील किया जाता है ताकि उसके अंदर कुछ ना जाए। अब आ जाते हैं हम लोग प्रेशर टाइप सेंसर पे और रिस्पॉन्डर सिस्टम पे, ठीक है। ये प्रेशर टाइप सेंस भी करता है, रिस्पॉन्स भी करता है। इसमें क्या है कि द सिस्टम फॉलोज गैस लॉज, सिंपल गैस लॉज में क्या था, इसमें एक हीलियम फील्ड ट्यूब रहते हैं, ठीक है। व्हेन हीटेड ड्यूरिंग टेम्परेचर इंक्रीमेंट इट कॉजेज द प्रेशर इंक्रीमेंट एज वेल। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हीलियम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा एज पर द गैस लॉज। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा कि एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, अगर ये एक्सपैंड करेगा तो ये फाइनली क्या करेगा, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा। साइड में एक डायफ्राम लगा हुआ होता है, उस डायफ्राम में जाकर वो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो प्रेशर या फिर कोई प्रेशर स्विच को वो एक्टिवेट कर सकता है या फिर कोई डायफ्राम को मूव कर सकता है, दोनों ही हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। विच फर्दर ऑपरेट्स एन अलार्म, फिर वो वाला इलेक्ट्रिकली इट विल बी कनेक्टेड टू सम स्विच, जो प्रेशर स्विच को ऑन कर देगा वो डायफ्राम, एंड देन फाइनली एक अलार्म सर्किट है, लाइट सर्किट है, जो भी सर्किट है वो ऑन हो जाएगा कॉकपिट पे। एकदम सिंपल है। टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो वो वॉल्यूम एक्सपैंड करने की वजह से एक डायफ्राम पे जाके उस ट्यूब के साइड में, एक साइड में डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम मतलब एक बलून जैसा मूवमेंट करने वाला एक रबड़ी शीट, ठीक है। तो जो एक्सपैंड करेगा वो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा कि हम लोग वो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा आपका, वो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा आपका, उसमें जाके वो डायफ्राम एक्सपैंड करेगा तो फिर प्रेशर स्विच को भी वो मूव करेगा, प्रेशर स्विच मूव करेगा तो क्या होगा, वो फर्दर वो जो सर्किट है अलार्म का या लाइट का उसको ऑन कर देगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चले जाते हैं न्यूमेटिक कंटिन्यूअस लूप सिस्टम पे। न्यूमेटिक कंटिन्यूअस लूप सिस्टम में क्या है, लिंडबर्ग सिस्टम है, सिस्टर्न डोनर है और मैगिट सेफ्टी सिस्टम है। अब ये तीनों एक ही है बेसिकली, ठीक है। नॉर्मली इसको लिंडबर्ग सिस्टम से ही हम लोग जानते हैं, जिससे क्वेश्चन भी आने वाला है। यूजुअली यूज्ड इन इंजिन्स में यूज़ होते हैं। डुअल लूप सेंसिंग है, दो डिफरेंट लूप्स हैं एक ही में, ठीक है। इट कैन सेंस प्रीसेट अरेंज टेम्परेचर राइज, पहले से सेट किया हुआ टेम्परेचर राइज को डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रीट लोकलाइज टेम्परेचर राइज या फिर अलग अलग जगह पे जो भी टेम्परेचर राइज है उसको भी सेंस कर सकता है। एवरेज में क्या है कि हीलियम गैस यूज़ होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, दैट ऑपरेट्स अ डायफ्राम विच क्लोजेस द सर्किट फॉर एन अलार्म, and the diaphragm is the only moving part in the temperature ranges from 200 degree Fahrenheit, that is 93 degree Celsius, to 850 degree Fahrenheit, which is 454 degree Celsius. इसके बीच में कुछ भी हो गया, आग लग गया, टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ भी हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, वो अब जितने टेम्परेचर पे उसको सेट करोगे उतना टेम्परेचर पे जाके वो डायफ्राम मूव करेगा, स्विच को मूव करवाएगा, स्विच क्या करेगा, सर्किट को ऑन कर देगा, ठीक है। अलार्म भी हो गया आपका और लाइट भी जल गया आपका। यही जो नॉर्मल जो इंडिकेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, ठीक है। ऑडियो भी रहते हैं और विजुअल्स भी रहते हैं। विजुअल में लाइट होता है और ऑडियो में कोई साउंड रहता है कॉकपिट पे, ठीक है। अब डिस्क्रीट में क्या है, डिस्क्रीट सिस्टम में हाइड्रोजन गैस रहता है। एवरेज जो नॉर्मल सिस्टम रहता है उसमें हीलियम गैस रहते हैं, और डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होता है, डिस्क्रीट सिस्टम में आपका हाइड्रोजन गैस रहते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया भाई, ओके। हाइड्रोजन फिल्ड ट्यूब इज यूज्ड इन दैट एंड एक्ट्स एज द सेम एवरेज सिस्टम के जैसे काम करते हैं, बट हियर द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज रैपिडली। इसमें क्या होता है, इसमें वो एक्सपैंड नहीं करता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सपैंड तो करेगा, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन गैस ट्यूब से निकल जाएगा पूरा। निकल के क्या करेगा, एक प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू टेम्परेचर राइज एंड दैट ऑपरेट्स द प्रेशर स्विच टू ऑपरेट अलार्म। वो निकलने के बाद धीरे धीरे निकलेगा, जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, जाके एक स्विच को हिट करेगा, स्विच को ऑन कर देगा, ठीक है। कोई डायफ्राम वगैरह नहीं है, सीधा लीक करके निकल जाएगा ट्यूब से पूरा, ठीक है। बाहर जाएगा, जाके हिट करेगा एक जगह पे, करने के बाद उस स्विच को ऑन कर देगा, फिर स्विच जाके अलार्म को
ऑपरेट कर देगा। बोथ टाइप्स आर रिवर्सिबल, दोनों को ही हम रिवर्स कर सकते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो सिस्टम फिर से नॉर्मल पे आ सकता है। अब आप पूछोगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये तो निकल गया, ये कैसे आएगा? अब ये सिस्टम जो होता है ना, ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर होता है, तो वो हाइड्रोजन जो निकलता है उसको फिर से हम लोग उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली 2 सेट्स ईच हैविंग 4 डिटेक्टर्स इन पैरेलल एंड एन अलार्म सर्किट। नॉर्मली 2 सेट रहेगा अलग अलग रिलायबिलिटी की वजह से। हर एक सेट में 4 डिटेक्टर रहेंगे पैरेलली कनेक्टेड विद द एंड अलार्म सर्किट इज कंटिन्यूसली चेक्ड फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द सर्किट। हमेशा अलार्म सर्किट को हम लोग वही टेस्ट के तरीके से हम लोग उसको उसका इंटीग्रिटी चेक करते रहते हैं कि भाई तुम चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ठीक है, ताकि ड्यूरिंग फायर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंस ना करे, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आई एम गोइंग टू कम अप विथ द स्मोक डिटेक्टर्स एंड मेनी अदर पार्ट्स, ओके। सो दैट वीडियो विल कम स्टार्ट टुमारो and keep revising whatever the things that you have, what are the materials that you have. Questions are all new nowadays, so try to focus on books more than previous years is also important, but book is also very important, ठीक है। only book can give you the best knowledge, और आपका जो भी confusions है ना वो clear भी हो जाते हैं book से, ठीक है। थैंक यू सो मच।